तो दोस्तों करियर योर सेल्फ में आज के इस एसपीडी साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मॉडल सेट 151 से आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों? तो फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फलों को शीघ्र पकाना हो, ठीक है, आपके पास कोई भी फल है उसको शीघ्र पकाना चाहते हैं तो उसमें कौन सा तत्व आपको डालना चाहिए पता है? फास्फोरस आपको डालना चाहिए, ठीक है। फास्फोरस तत्व की भूमिका होती है क्योंकि गेहूँ तथा सेहूँ, ठीक है, गेहूं तथा सेहूं रोग ईयर कोकल किसके कारण होता है दोस्तों? तो नेमेटोड के कारण होता है, नीमेटोड के कारण होता है। गेहूं का सेहूं रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो नीमोटेड के कारण होता है। नीमेटोड के कारण होता है। गेहूं का सेहूं रोग, गेहूं जो है, गेहूं आप जानते हैं गेहूं से आटा बनता है, उसमें सेहूं रोग हो जाते हैं, सेहूं रोग उसमें हो जाते हैं। तो वो किसका कारण होते हैं? तो नीमेटोड के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है कब? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1952 में, ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो 1952 में प्रारंभ किया गया था। मसालों का घर किस देश को कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। भारत में किसको कहा जाता है दोस्तों? केरल को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण सोना एक किस्म है, किसका किस्म है? तो कल्याण सोना एक गेहूं का किस्म है, गेहूं का एक प्रजाति है कल्याण सोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्म है किसके? तो धान की, ठीक है। ये तीनों किस्में याद रखेगा, जया, पद्मा और कृष्णा उन्नत किस्म है किसके? धान के। धान की जो है हाइब्रिड किस्म है ये जया, पद्मा और कृष्णा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इदुक्की अवस्थित है, कहाँ? तो इदुक्की केरल में अवस्थित है। और आपको पता होगा जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, तो केरल में जो है कार्डमम का पहाड़ी है, ठीक है, कार्डमम का पहाड़ है। उस पहाड़ पे क्या होता है? कार्डमम इंग्लिश वर्ड है इलायची का, और वो इलायची का पहाड़ के नाम से ही फेमस है। उस पर खाली इलायची की खेती होती है, इसलिए उसको इलायची का पहाड़ कहा जाता है। वो पहाड़ कहाँ पे दोस्तों? तो केरल में है, याद रखिएगा। आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पे है। विश्व में नारियल के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो इंडोनेशिया है। विश्व में सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। और ICAR का अर्थ क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। ICAR का फुल फॉर्म होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है किससे? तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता दोस्तों? तो तमिलनाडु जो है गेहूं की खेती नहीं होती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकैलिप्टस का पौधा आप देखे होंगे जो सबसे तेजी से बढ़ता है। और वो ऐसा नहीं है, वो सब जगह पाया जाता है, पूरे भारत में पाए जाते हैं यूकैलिप्टस के पौधे, आप देखे होंगे इसको। किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ? किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ? सबसे कम प्रभाव हुआ किस पे? तो दाल पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस पे हुआ दोस्तों? तो गेहूं और चावल पे सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? कॉफ़ी जो है उस कटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है दोस्तों? उस कटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा है। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं? तो 12 माह, ठीक है, पूरे 1 साल लगते हैं ईख को परिपक्व होने में, उसको मैच्योर होने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल क्या है? तो कपास। कपास जो है एक मुख्य नकदी फसल है, कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। कपास जो है पंजाब का एक कॉमर्शियल क्रॉप है। अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है क्या? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है अनानास बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अनानास खाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। अनानास अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से याद रखिए। चावल के ग्रीष्मकालीन फसल का नाम क्या है? तो बोड़ो। चावल के ग्रीष्मकालीन फसल का नाम क्या है? बोड़ो, ठीक है। ज्वार के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? तो 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। मॉडल सेट 152 को देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है क्या? तो दलहनी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है दलहनी। चाय की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होते हैं? तो 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। चाय की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? तो 100 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि किस pH मान पर होता है? तो 6 से 7.5
पीएच मान पे क्या होता है, पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि होता है। ठीक है, यानी कि 6 से लेकर के 7.5, ठीक है, इसके बीच में जो पीएच मान हो पौधे का, तो उसका सर्वोत्तम वृद्धि होगा, बहुत अच्छा वृद्धि होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम कंप्यूटर मार्क प्रथम का निर्माण कब किया गया था? तो 1937 में किया गया था। प्रथम कंप्यूटर मार्क प्रथम का निर्माण कब किया गया था? 1937 में किया गया था। ठीक है, और आप एक और क्वेश्चन याद रखिए कि 1937 में भारत में पहली बार निर्वाचन चुनाव हुआ था। ठीक है, और जिसमें कांग्रेस जो है बहुत सारे वोट से जीते थे। किसके काल में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में, ब्रिटिश के काल में जब 1935 का अधिनियम आया था, तो 1937 में प्रथम बार चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस बहुत अधिक मतों से जीते थे। कि इसमें तो इंडिया में, याद रखिएगा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को याद होगा। एनालॉग तथा डिजिटल का संयुक्त रूप है क्या? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग तथा डिजिटल का संयुक्त रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कट कॉपी और पेस्ट भाग है एडिट का। कट कॉपी और पेस्ट भाग है किसका? तो एडिट जो कंप्यूटर में करते हैं, चाहे आप फोन में भी करते होंगे तो कट करते होंगे, कॉपी करते होंगे, कहीं से पेस्ट करते होंगे, चोरी करते होंगे तो पेस्ट करते होंगे, कहीं से चोरी करना होगा तो कॉपी करेंगे उसको, फिर पेस्ट करेंगे, कट करेंगे, तो ये सब एडिट करने का काम है। ठीक है, डिविग का प्रयोग होता है गलती हटाने के लिए। डिविग का प्रयोग होता है गलती हटाने के लिए। बिंदुओं की मदद से छपाई को क्या कहते हैं? बिंदुओं की मदद से छपाई को क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स जो होता है, बिंदुओं की मदद से छपाई जो होते हैं, उसे डॉट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंच कार्ड की खोज किसने की थी? तो हरमन होलरीथ ने की थी। हरमन होलरीथ ने की थी। ठीक है, कब की थी दोस्तों? तो 1890 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरपीजी का विस्तारित रूप है क्या? तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर आरपीजी का विस्तारित रूप है, फुल फॉर्म है। सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा जो कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है, उसे सी प्लस प्लस कहते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्राम सीखते हैं उसके लिए उपयोग होता है। हमको बस इतना याद रखना है कि सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी कहाँ? तो नई दिल्ली में। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय पत्रिका क्या है? तो इंडिया टुडे है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय पत्रिका क्या है? इंडिया टुडे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। कौन सा कंप्यूटर? तो वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, वह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को क्या कहते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। देखिए, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है और एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। ये दोनों का जो संयुक्त रूप से जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं उसको। हम लोग जो देख रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है, जो पीसी सिस्टम जो देख रहे हैं, वो क्या है? एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहते हैं? तो नेमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहते हैं? तो नेमोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने वाले को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? तो असेंबली कहते हैं। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने वाले को क्या कहते हैं? क्या है? तो असेंबली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली क्या कहलाती है? तो यूजनेट कहलाती है। सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली क्या कहलाती है दोस्तों? तो यूजनेट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 153 का पर्सनल कंप्यूटर का पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो टेल नेल्सन थे। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक लिखने वाले कौन थे? तो टेल नेल्सन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे कंप्यूटर खेल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो लोगो भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चे कंप्यूटर खेल में लोगो भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी एवं असेंबली भाषा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो निम्न स्तर की भाषा कहते हैं। बाइनरी और असेंबली भाषा को निम्न स्तर की भाषा कहते हैं। बाइनरी और असेंबली भाषा को निम्न स्तर की भाषा कहते हैं। सीपीयू की गति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्लॉक स्पीड कहते हैं। सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर
को दिया गया निर्देश को क्या कहा जाता है? तो कमांड कहा जाता है। कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश को क्या बोला जाता है? तो कमांड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याहू गूगल एवं MSN, याहू गूगल एवं MSN क्या है? तो एक सर्च इंजन है। जो हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा सर्च इंजन यूज करते हैं वो आपको पता होगा, गूगल हम लोग सबसे ज़्यादा सर्च इंजन यूज करते हैं। तो याहू गूगल MSN तीनों एक ही टाइप से काम करता है। ये तीनों क्या है? तो सर्च इंजन है। डीप ब्लू क्या है? डीप ब्लू क्या है? IBM द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर। डीप ब्लू क्या है? तो IBM द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक मतलब चारों ओर समुद्र से घिरा एक द्वीप है। ठीक है, इन्होंने अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा नई दिल्ली में कब शुरू की गई थी? तो 1994 में शुरू की गई थी। भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा नई दिल्ली में कब शुरू की गई थी? तो 1994 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ईयरनेट है, एयरनेट है। ठीक है, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों? तो ईयरनेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक वेब पेज में उपयोग करता है। ठीक है, तो एपलेट बोलते हैं उसको, एपलेट बोलते हैं। वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक वेब पेज में उपयोग करता है उसे क्या बोलते हैं? एपलेट बोलते हैं। ULS का पूरा नाम क्या है? तो यूजर लोकेशन सर्विस। यूजर लोकेशन सर्विस, ULS का पूरा नाम है यूजर लोकेशन सर्विस। बल गुणनफल है, बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। F बराबर क्या होगा दोस्तों? तो MA होगा। ठीक है, F बराबर MA। ठीक है, मास एंड एक्सीलरेशन, मास मतलब बल और एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार तो बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चलेगी शीतकाल में। ग्रीष्मकाल में क्या होगा? क्योंकि पेंडुलम का लंबाई जो है बढ़ जाता है, इससे क्या होता है? स्लो हो जाता है पेंडुलम घड़ी। ठीक है, इसीलिए ग्रीष्मकाल में स्लो हो जाता है और शीतकाल में तीव्र गति से चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो पेरिजी अवस्था कहते हैं। पेरिजी अवस्था कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पेरिजी अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो एपोजी अवस्था कहते हैं। एपोजी अवस्था कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? एपोजी अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 154 का, चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है दोस्तों? तो वायुमंडल का अभाव। कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? तो वायुमंडल का अभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं क्या? तो वेग कहते हैं। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आवेग कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो आवेग कहा जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो घनत्व। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है क्या? तो अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर कौन से तरंगे उत्पन्न होती है? तो अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है। तारों की दूरियां मापी जाती है किसमें? तो प्रकाश वर्ष में। तारों की दूरियां मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण क्या है? तो लक्सीमीटर है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता नापने वाले उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो लक्सीमीटर नाम है। आइंस्टीन E बराबर mc² समीकरण में c द्योतक है। किसका द्योतक है दोस्तों? तो प्रकाश की गति का द्योतक है। प्रकाश की गति का द्योतक है। ठीक है, c बराबर क्या होता है? E बराबर mc² में c का समीकरण में c द्योतक किसका है? तो प्रकाश की गति का द्योतक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग है कितना? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी कितना है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा, 14.98 किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ मीटर के बराबर, 15 करोड़ मीटर के बराबर है।
ठीक है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा, तो बढ़ जाएगा दोस्तों। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो क्या होगा, तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रहों की गति समान होती है। भूतुल्यकालिक उपग्रहों की गति क्या होती है, समान होती है। पृथ्वी के दैनिक गति के समान होती है क्या, तो भूतुल्यकालिक उपग्रहों के गति। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है, याद रखिएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग सिद्धांत पर कार्य करेगा। एक जेट इंजन जो होता है रॉकेट में यूज किए जाते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है क्या, तो गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। कैसे दोस्तों, तो गाड़ी का जब ब्रेक लगता है तो वो इंसान गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में आ जाते हैं, और जब गाड़ी चलने लगता है तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में चले जाते हैं आदमी, ठीक है। तो चलती गाड़ी में बैठे इंसान के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता होते हैं किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक वस्तु के जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। वेंटूरीमीटर से मापा जाता है क्या, तो द्रव का प्रवाह। वेंटूरीमीटर से मापा जाता है द्रव का प्रवाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले लिफ्ट में, ठीक है। जो लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलरेट करता है उसका भार अधिक होगा, उसमें व्यक्ति जो बैठा रहेगा उसका भार अधिक होगा, यही क्वेश्चन बताना चाह रहा है। जब आप ऊपर की ओर चढ़ते हैं लिफ्ट में तो आपका मतलब भार जो होता है अधिक हो जाता है। जब आप नीचे की ओर लिफ्ट में आते हैं तो आपका भार कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखेगा। ये दो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा है रेलवे के एग्जाम में। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है दोस्तों, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी और स्मॉल जी में फर्क समझिएगा, याद रखिएगा। स्मॉल जी का जो मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ना कि कैपिटल जी का, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मॉडल सेट 55 को डिस्कस करते हैं, 155 है, ठीक है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाती है कितना, तो स्ट्रोबोस्कोप से। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से, ठीक है। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़ने का, दोनों पटरियों को जोड़े रखना, ठीक है। रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या होता है, दोनों पटरियों को जोड़े रखना, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को कहते हैं क्या, तो प्रत्यानयन बल, ठीक है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रत्यानयन बल कहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति, ठीक है। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे पृथ्वी के बराबर होती है, ठीक है। पृथ्वी के बराबर होती है तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की गति। पानी का पृष्ठ तनाव जो है अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। अपमार्जक जब मिलाएंगे पानी के पृष्ठ तनाव में तो घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है, ओके। कोशिक तत्व कहा जाता है, कोशिक तत्व कहा जाता है किसको, तो केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या कहा जाता है, कोशिक तत्व कहा जाता है। केशिक तत्व किसे कहा जाता है दोस्तों, केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने के केशिक तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, तो बार। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, बार। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया था कौन, तो वान ग्यूरिक ने किया था, ठीक है। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना वान ग्यूरिक ने किया था। निम्नतापी इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। निम्नतापी इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में।
सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब हो जाता है क्या? तो कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब क्या हो जाता है दोस्तों? तो कम हो जाता है। घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं क्या? तो दाब कहते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्कर के घोल को तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो बढ़ेगी। ठीक है, शक्कर के घोल को तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। तापमान की वृद्धि के साथ क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन प्रतिरोध घटता है। याद रखिएगा, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघनन है। संघनन क्या है दोस्तों? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। क्यों दोस्तों ऊंचाई पर खाना क्यों देर से बनता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वायुमंडलीय दाब घटने के कारण ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है? तो चार्ल्स के नियम का कथन है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह किसका कथन है? तो चार्ल्स का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल सेट 156 से प्लास्टिक का गलनांक है 47 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक का गलनांक है 47 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक का गलनांक है 47 डिग्री सेल्सियस। कैलोरी मीटर सामान्यतः बनता है किससे? तो तांबे से। कैलोरी मीटर सामान्यतः बनता है तांबे से। कैलोरी मीटर सामान्यतः बनता है तांबे से। पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी में वाष्प का रूपांतरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव में बदलती है उस ताप को उस ठोस को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? तो गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव में बदलती है उस ताप को उस ठोस को कहते हैं क्या? तो गलनांक कहते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो सायनता के कारण से होता है। सायनता के कारण से होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? सायनता के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का घनत्व होता है 0.92 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व होता है 0.92 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 0.92 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 0.92 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति घन मीटर इसका हिंदी में होगा। ठीक है, पानी का घनत्व होता है 1 किलोग्राम। पानी का घनत्व होता है 1 किलोग्राम। ऑडियोफोन का उपयोग किया जाता है किसमें? तो कान में लगाकर सुनने के लिए। जब कोई बहरा व्यक्ति होता है, ठीक है, तो वो ऑडियोफोन का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि कान में उसको लगा दिया जाता है तो कितना छोटी से छोटी बातें को सुन सकता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्ध्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंगदैर्ध्य। आपको ये कैसे होता पता है? आपको बताते हैं हम, 1 मिनट। देखिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग, दो उत्तरोत्तर गर्त। ठीक है, उत्तरोत्तर देखिए ऐसे ही है। ठीक है, ये मान लीजिए ये वेवलेंथ है। ठीक है, इस तरह से आवर्तकाल है और इस तरह से जो है कोई चीज़ गमन कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो ये उत्तरोत्तर श्रृंग हो गया और ये गर्त हो गया। ठीक है, और ये बीच की जो दूरी है ना, ये बीच की दूरी है, इसको तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। ठीक है, ये इसको ए से डिनोट किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यही यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। रमन प्रभाव का प्रकाश से उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है केवल प्रिज्मों के। ठीक है, केवल प्रिज्मों के जो आर पार जाती है उससे रमन प्रभाव का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के लिए शोर की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 75 से 85 डेसिबल। 75 से 85 डेसिबल जो होती है मनुष्य के शोर की ध्वनि की तीव्रता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? तो दृश्य प्रकाश। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश। ठीक है, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों दृश्य प्रकाश। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण क्या है? तो हीरा तथा ग्रेफाइट। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण क्या है? तो हीरा तथा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो बढ़ जाती है। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता क्या होती है दोस्तों? तो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है? जब आप देखे होंगे कि सूर्योदय नहीं हुआ है फिर भी लालिमा बादल में छाई रहती है, आकाश में छाई रहती है, तो ये जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए क्या होता है? बहुत दूर तक दिखाई देता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, इससे कारण क्या होता है? बहुत दूर तक लाल रंग दिखाई देता है, अच्छे से दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए खतरे के सिग्नल में लाल रंग प्रयोग किया जाता है ताकि लोग जल्दी से अलर्ट हो जाए। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पे? तो तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। किसी रंग का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है। कॉस्मिक किरण की खोज की थी किसने? तो विक्टर हेंस ने की थी। कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेंस ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्हीं ने खोज की थी। किसमें? तो कॉस्मिक किरण की खोज की थी। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर का होता है। धूप के चश्मे का पावर 0 डायोप्टर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 157 से मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों? तो मरुस्थल एरिया में बनते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य होता है क्या? तो क्षितिज पर होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य होता है कहाँ? क्षितिज पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है। क्यों? आपत्ति के कारण। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपरिवर्तित रहता है, आवर्ती के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रासव्य तरंगे का प्रयोग किया जाता है कीटों को नष्ट करने के लिए। प्रासव्य तरंगों का नष्ट किया जाता है, मतलब प्रासव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है कीटों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, कीटों को नष्ट करने के लिए प्रासव्य तरंग का मतलब प्रयोग किया जाता है। प्रासव्य तरंग को उत्पन्न करता है कौन? तो चमगादड़। चमगादड़ जो है प्रासव्य तरंग उत्पन्न करता है और इसी प्रासव्य तरंग के कारण क्या करता है? ये रात में उड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाले रेलगाड़ी की आवाज़ घटती जाती है। यह उदाहरण किसका है? तो डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। नज़दीक आती रेलगाड़ी का सीटी आपको बढ़ती हुई सुनाई देगी, बढ़ती जाती है, जबकि दूर जा रही रेलगाड़ी का सीटी जो है घटती हुई सुनाई देती है, घटती हुई प्रतीत होती है। यह उदाहरण किसका है दोस्तों? तो डॉपलर का प्रभाव का उदाहरण है। अनंत से आने वाली किरणें को फैलाता है कौन? तो अवतल दर्पण। अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है अवतल दर्पण। ठीक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कितना होता है दोस्तों? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य होता है 4 गुने 15 के पावर में -5, 4 गुने 15 के पावर में -5, 4 × 15 टू द पावर -5, 4 × 15 टू द पावर -5, याद रखिएगा। अवरक्त तरंगों की खोज की थी किसने? तो विलियम हर्शेल ने अवरक्त तरंगों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो तरंग की खोज किया था किसने? तो हेनरिक हर्ज ने खोज किया था। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ज ने किया था। पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्ध्य होती कितनी? तो 10 टू द पावर -8 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर से 10 टू द पावर -7 मीटर तक, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -7 तक होती है पराबैंगनी किरणें के तरंगदैर्ध्य। ठीक है, 10 के पावर -8 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर तक के बीच में तरंगदैर्ध्य होते हैं किसके? तो पराबैंगनी किरण के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेप रिकॉर्डर की खोज किसने की थी? वेल्डेमर पोलसन ने की थी। वेल्डेमर पोलसन ने टेप रिकॉर्डर की खोज की थी। कब? तो 1899 में। ठीक है, जब 19वीं शताब्दी मतलब 20वीं शताब्दी चढ़ने वाला था तो टेप रिकॉर्डर का खोज हुआ। ठीक है, और टेप रिकॉर्डर की खोज किसने किया? तो वाल्डेमर पोलसन ने खोज किया। कब? तो 1899 में खोज किया। ठीक है, जल में पड़ी परख नली का चमकना उदाहरण है किसका? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, जल में पड़ी परखनली का उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरुस्थल में मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ये तीनों चीज़ आप याद ही रख लीजिए। ठीक है, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है परावर्तन के कारण। सूखा बालू जो है चमकीला दिखाई देता है परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय गेज कार्य करता है किस पर? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज जो है कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। AgNO3 का प्रयोग किया जाता है किसमें? दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है।
परवलिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइटों में। परवलिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइटों में। परवलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइटों में। 3D फिल्में दिखने वाले चश्मे में प्रयुक्त होते क्या? तो पोलराइज्ड लेंस का प्रयोग होता है। 3D फिल्मों देखने वाले चश्मे में प्रयोग होते हैं पोलराइज्ड लेंस। ठीक है, आप फिल्म सिनेमा घरों में मल्टीप्लेक्स में 3D फिल्म देखे होंगे तो आपको एक चश्मा दिया होगा, उस चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों? तो पोलराइज्ड लेंस का प्रयोग होता है। आप याद रखिएगा और अपने दोस्तों से पूछिएगा कि कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, बताओ। ठीक है, प्रकाश का मूल कण क्या होता है? तो दोस्तों फोटोन होता है। प्रकाश का मूल कण क्या होता है? फोटोन होता है। प्रकाश का मूल कण क्या होता है? फोटोन होता है। लैम्बर्ट नियम संबंधित है किससे? तो प्रदीप्ति से संबंधित है। लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था कब? तो 1925 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। 1925 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, टंगस्टन धातु की खोज किया था WR ब्रदर्स ने। टंगस्टन धातु का खोज किया था कौन? तो WR ब्रदर्स ने। मॉडल सेट 158, ठीक है, मॉडल सेट 158 को डिस्कस करते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न कम होते हैं वे कहलाते हैं क्या? अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न कम होते हैं वे कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। विद्युत मोटर खोज किया था किसने? तो जैकोबी ने खोज किया था। विद्युत मोटर की खोज जैकोबी ने किया था। विद्युत मोटर की खोज जैकोबी ने किया था। ठीक है, चुंबक तो सबसे अधिक होता है किसमें? तो चुंबक के सिरों के समीप। चुंबक तो सबसे अधिक होता है चुंबकों के सिरों के समीप। चुंबक तो सबसे अधिक होता है चुंबक तो सबसे अधिक होता है चुंबक के सिरों के समीप। प्रदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी होती है क्या? तो पारे की वाष्प। प्रदीप्त ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी होती है क्या? तो पारे की वाष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं क्या? तो प्रत्यावर्ती धारा, AC जनरेटर। धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, AC जनरेटर। एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है किसमें? तो COP में। एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है COP में। एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है COP में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना? तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगर की सहायता से मापा जाता है क्या? तो इंसुलेशन प्रतिरोध। मेगर की सहायता से मापा जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध। धातु का संरक्षण है क्या? तो रासायनिक परिवर्तन। धातु का संरक्षण है रासायनिक परिवर्तन। एक धातु के तार में विद्युत प्रवाह होता है कब? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। एक धातु में विद्युत प्रवाह होता है किसके कारण? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं आपस में होते हैं क्या? तो समानांतर तथा समान दूरी पर। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में होती है समानांतर तथा समान दूरी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है? किसी चालक तार के प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं किसके? तो कार्बन के। विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन के। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दृश्य धारा जनित कार्य करता है फ्लेमिंग के सिद्धांत पे क्या करता है? एक दृश्य धारा जनित कार्य करता है फ्लेमिंग के सिद्धांत पे। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है किसका? तो धारा का पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर का पता लगाया जाता है धारा का द्वारा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है किसका? तो धारा का पता लगाया जाता है। वीडियो गेम का आविष्कार किया था किसने? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो गेम का आविष्कार किया था। वीडियो गेम जो हम लोग अभी मोबाइल फ़ोन या PC में या लैपटॉप में खेलते हैं वीडियो गेम, तो उसका कौन आविष्कार किया था दोस्तों? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है? तो किस अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। किसी भी अर्धचालक, कोई भी अर्धचालक है, उसको आप गर्म कर दीजिए, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? घट जाएगा।
किसी अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध घट जाएगा। तो आप बताइए किसी अर्धचालक को ठंडा करने पर क्या होगा, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता क्या होगी, तो बढ़ेगी। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। प्रतिरोधकता बढ़ेगी और क्या होगा, उसका प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोधकता क्या होगा, तो बढ़ेगा। उसकी चालकता बढ़ेगा और प्रतिरोध क्या होगा, तो घटेगा। प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगा, क्या होगा, अर्धचालक को गर्म करने पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग है क्या, तो काला। जो भी किरण आते हैं, ठीक है, जो भी किरण आते हैं उसका सबसे अच्छा अवशोषक रंग कौन सा है, तो काला है। यदि आप काले कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, सूर्य का प्रकाश को वो पूरा सोख लेता है, ठीक है। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है, काला रंग, ठीक है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होते हैं वो सूर्य की असीमित ऊर्जा का मतलब स्रोत है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम बनाते हैं और हीलियम मतलब हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया जो बार बार चलते रहता है वही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना कहलाता है क्या, तो नाभिकीय विखंडन। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या कहलाता है, किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है। नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन, नाभिक का जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, आप एक चीज़ देखिए, सूर्य की असीमित ऊर्जा का क्या स्रोत है, नाभिकीय संलयन। यानी कि वो क्या होता है, परमाणु टूटने के बजाय क्या होता है, मतलब परमाणु जुड़ने का काम करते हैं, परमाणु एक दूसरे से जुड़ने का काम करते हैं। और इसी प्रक्रिया मतलब परमाणु टूटना और जुड़ना, टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना, ये प्रक्रिया चलते रहता है सूर्य में, और इसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। लेकिन जब परमाणु टूटे ही, जुड़े ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलेंगे, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है, किसमें, तो न्यूट्रॉन जो है वो नाभिकीय विखंडन के ट्रिगर के रूप में कार्य करता है, क्या, तो न्यूट्रॉन। पीरियोडिक टेबल की खोज किया था किसने, तो मेंडलीव ने खोज किया था। पीरियोडिक टेबल का खोज मेंडलीव ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मी तत्व किसका भारत में विशाल भंडार है। रेडियोधर्मी तत्व यानी कि रेडिएशन वाले जो तत्व है, ठीक है, इसमें भारत में किसका भंडार है, तो थोरियम का भंडार है, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है, तो परमाणु भट्ठी में किया जाता है। थोरियम का प्रयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है। सोलर सेल बनता है किसका, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का मतलब बनता है। सोलर सेल बनते हैं किसके, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं, ठीक है, सोलर सेल। कोबाल्ट 16 के किरण निकलते हैं कौन से, तो गामा किरण निकलते हैं। कोबाल्ट 16 से कौन से किरण निकलते हैं, तो गामा किरण निकलते हैं। समय मापक विज्ञान कौन सा है, तो हेरोलॉजी। समय मापक विज्ञान क्या है, तो हेरोलॉजी। समय मापक विज्ञान है हेरोलॉजी। लाल बर्फ होते कैसा, तो नीला हरित शैवाल के कारण। लाल बर्फ होते हैं नीला हरित शैवाल के कारण। आप ये चीज़ आपको देखना हो तो आप अंटार्कटिका चले जाइए, वहाँ पे क्या होता है, तो बर्फ क्या होता है, लाल हो जाते हैं, ठीक है। वो किसके कारण होता है, नीला हरित शैवाल के कारण होता है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में। पणजी जो है गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है। और पणजी में क्या है, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेग गेज से मापा जाता है, किसको मापा जाता है दोस्तों, बेलूनों के छेद को मापा जाता है। बेलूनों के छेद को मापा जाता है। प्लग गेज से बेलूनों के छेद को मापा जाता है। रमन प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसके रूप में, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। रमन प्रभाव के खोज की तिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है, किसके रूप में, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं, बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं क्या, टेपिंग। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो टैपिंग कहते हैं, ठीक है, टैपिंग कहते हैं। प्लानीमीटर द्वारा मापन किया जाता है, किसका मापन किया जाता है दोस्तों, तो मानचित्र के क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। प्लानीमीटर से मानचित्र के क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है किसको, तो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। लेजर का आविष्कार किया था कि किसने किया था, तो टी.एच. मैमा ने किया था। लेजर का आविष्कार किया था टी.एच. मैमा ने अब किया था। लेजर का पूर्ण रूप क्या है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का पूर्ण रूप क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लेजर आप ऐसे ही लिखते हैं ना लेजर को, ठीक है। तो एल से हो गया लाइट, ए से हो गया एम्प्लीफिकेशन, एस से हो गया सिमुलेटेड, ठीक है, ई से हो गया
इमिशन और आर से हो गया रेडिएशन, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, याद रखिएगा आप इस तरह से। मॉडल सेट 160 को देखते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यूक्लिड है सॉरी। एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यूक्लिड से है, ठीक है, यूक्लिड है। भारी जल का क्वथनांक होता है कितना, तो भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है, 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 1.4 डिग्री सेल्सियस इसका ज़्यादा होता है भारी जल का। भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है, D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का सूत्र, ठीक है। जबकि जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। अब अगला देखिए, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है क्या, तो सीसा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है दोस्तों, सीसा बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन जो है E = mc² का फॉर्मूला इन्हीं दिए थे, और ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, ये इन्हीं ने बोले थे, ठीक है, याद रखिएगा। श्वेत श्याम तस्वीरों के निर्माण में प्रयोग होता है क्या, तो सिल्वर धातु का प्रयोग होता है। श्वेत श्याम तस्वीर जानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर तो आप जानते होंगे, इसी को बोला जाता है श्वेत श्याम तस्वीर, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को क्या बोला जाता है, श्वेत श्याम तस्वीर, ठीक है। इसको बनाने में मतलब इसको निर्माण करने में किस धातु का प्रयोग होता है, तो सिल्वर धातु का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारी पानी D2O की खोज किसने की थी, तो दोस्तों H.C. यूरे ने, अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1931 ईस्वी में खोज की थी। H.C. यूरे अमेरिकी वैज्ञानिक ने 1931 ईस्वी में खोज की थी, किसको, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी पानी को, भारी जल को खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा बीटा एवं गामा किरणों का उत्सर्जन करते हुए कहलाते हैं क्या, तो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा बीटा एवं गामा किरणों के उत्सर्जन करते हुए कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है, नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है, रेडियोधर्मी। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है क्या, तो रेडियोधर्मी हो जाता है। न्यूट्रॉन की जीवन काल कितना है, तो 17 मिनट। न्यूट्रॉन की जीवन काल जो है 17 मिनट, मात्र 17 मिनट न्यूट्रॉन अब जिंदा रहते हैं, ठीक है। रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है किसको, तो एफ लीवी को जाता है, रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को कहते हैं क्या है, तो मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को मूल कण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है किसका, एक यूनिट ऋणावेश का। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश का वहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है, तो परमाणु क्रमांक। किस तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष की संख्या समान होती है किसमें, तो परमाणु की। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष की संख्या समान होती है परमाणु की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्व और यौगिक के अणु को दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र द्वारा तत्व और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होते हैं परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होते हैं परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी प्रभावित होते हैं आधारित होते हैं परमाणु क्रमांक पर। मॉडल सेट 161 को देखते हैं, बीटा किरणों की वेग बराबर होता है किस पे, तो प्रकाश के वेग के 9.10 भाग के बराबर होता है। बीटा किरणें का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग के 9.10 के भाग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है दोस्तों, निकोटीन होता है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है क्या, तो यूरिया। नाइट्रोजनी उर्वरक क्या है, तो यूरिया। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है क्या, तो यूरिया। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलाने से रबर कठोर हो जाता है वो पदार्थ क्या है, तो सल्फर। ठीक है, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसके मिलाने से रबर कठोर हो जाता है वो क्या है, तो सल्फर है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है क्या, तो आइसोप्रीन है। ठीक है,
वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है क्या, तो आइसोप्रीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है क्या, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। रिचार्जेबल सेल में सेल के अंदर जो भंडारित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्बेस्टस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। एस्बेस्टस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। एस्बेस्टस का रासायनिक नाम मैग्नीशियम सिलिकेट है। रबर के वल्कनीकरण की खोज की थी किसने, तो गुडईयर ने खोज की थी। रबर के वल्कनीकरण की खोज किसने की थी, तो गुडईयर ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम की खोज की थी किसने, तो फ्रैंक लेड लॉकेयर एवं विलियम रेमजे ने की थी। ठीक है, हीलियम की खोज की थी फ्रैंक लॉकेयर एंड विलियम रेमजे ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी साधारण नमक मिलाया जाता है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है, पानी का क्वथनांक बिंदु के हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है, ठीक है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो क्रमशः पानी बढ़ेंगे और घटेंगे। क्रमशः क्या होगा, पानी बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब द्रव जिस स्थिरता पर जमकर ठोस बन जाता है उसे कहते क्या है दोस्तों, तो द्रव का हिमांक कहते हैं। जब द्रव जिस स्थिरता पर जमकर ठोस बन जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो द्रव का हिमांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फर गैस से गंध आती है सड़े अंडे की तरह। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध कैसा आता है दोस्तों, सड़ा हुआ अंडा होता है उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का गंध आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयल नियम लागू होता है किस पे, तो नियत ताप की स्थिति में लागू होता है। बॉयल नियम जो लागू होता है नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु का आयतन होता है कितना, तो 22.42 लीटर, 22.42 लीटर यानी कि 22.42 लीटर होता है। ठीक है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम का अणु आयतन होता है 22.42 लीटर, 22.42 लीटर। आदर्श गैस के ऊर्जा आधारित होते किस पे, तो तापमान पर ऊर्जा आधारित होते। आदर्श गैस का ऊर्जा आधारित होता किस पे, तो तापमान पर आधारित होता है। अगला देखते हैं। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है दोस्तों, तो 22.4 होता है, 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। किसमें, तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। N2+H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है, वो उत्प्रेरक क्या है, तो लोहा है। N2 तथा H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, तो लोहा है। ठीक है, वह क्या है, तो लोहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट 162 आ गया। ठीक है, इसको कल डिस्कस किया जाएगा।